कि ये अलग अलग सेक्युलर पार्टीज हिंदू वोट्स के लिए, मेजॉरिटी वोट्स पाने के लिए मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं और समझ रहे हैं मुसलमान तो विरासत में है। अखिलेश यादव भी यही सोच रहा है कि मुलायम सिंह यादव को मुसलमान वोट करते थे, मुझे करेंगे। मायावती भी यही सोच रही है, काशीराम को वोट कर रहे थे, मुझे करेंगे। कांग्रेस भी यही सोच रहा है कि नेहरू इंदिरा को कर रहे थे, अब राहुल गांधी को भी करेंगे। तो ये एक ट्रेजेडी है। लेकिन इस इलेक्शन में मुसलमानों के सामने भी दूसरा रास्ता नहीं है। मुसलमानों के सामने जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को बचाना है। हमेशा ये जिम्मेदारी मुसलमानों पर ही आती है। मैं वापस कहता हूँ, इंडिया में सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी इलेक्शन में सिर्फ मुसलमानों पर आती है और मुसलमानों ने किया है। फोर्सफुल कन्वर्शन नाम का चीज इंडिया में है ही नहीं, मैं सीधा कह देता हूँ, है ही नहीं। और मुसलमान तो फोर्सफुल कन्वर्जन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में उसके अगेंस्ट है। इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्जन का कोई रास्ता ही नहीं है। फोर्सफुल कन्वर्जन कोई कर नहीं सकता। कोई पागल है क्या मुझे कोई फोर्स कर सकता है एक धर्म दूसरे धर्म में जाने के लिए? इम्पॉसिबल है। एक इंसान को, मर्द औरत को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो ये एक धर्म का जो बात आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंसेशनलाइज करने की बात आती है। लेकिन जब भी ये धर्म का इल्जाम, धर्म के इशू में मुसलमानों का इल्जाम लगाते हैं, अफसोस ये बात होते हैं कि जो अपने आप को सेक्युलरिस्ट कहते हैं, अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो लोग खामोश हो जाते हैं। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा जो है लगातार गरमाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 200 दिन से कम का समय बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव का, और लगातार जो है ये दावा किया जा रहा है डंके की चोट पे यूपी एटीएस द्वारा, उत्तर प्रदेश के सरकार के नुमाइंदों द्वारा और खासतौर पर गोदी मीडिया पर भी एक ही पैटर्न लगातार चल रहा है कि मुसलमान जो हैं वो जबरन मुसलमान बनाने की या इस्लाम अपनाने की प्रक्रिया चला रहे हैं, जिसके लिए विदेशों से फंड आता है। कभी कभी इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम को भी घसीटने की कोशिश की जाती है। आज तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद जी मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। सर, यूपी एटीएस उमर गौतम मुफ्ती जहांगीर को उठाती है और आरोप लगाती है कि आपने 1000 मुख बगीर लोगों को जबरन धर्मांतरण कराया। किस तरीके से देख और समझ रहे हैं इसे आप? पहली चीज देखिए, यूपी गवर्नमेंट और यूपी एटीएस अगर कुछ भी दावा करे उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती। ये गवर्नमेंट और ये एटीएस, यूपी एटीएस खासकर, और यूपी के एसटीएफ भी जो होते हैं, ये लोग झूठ फैब्रिकेशन के एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल डिसीजन है। एक यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। उनको जो है, ये कोविड में क्या हुआ है कि लाशें नदियों में बह रही थी, लोग रास्ते में मर रहे थे, कब्रिस्तान में और शमशान में जगह नहीं था। अब लोगों के याददाश्त से ये निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है, बताओ हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। और अभी ये जो चल रहा है ना कि धर्म खतरे में है, ये आने वाले यूपी इलेक्शन तक चलेगा। तो ये जो उमर गौतम को अरेस्ट किया गया है, या जो एक कंप्लीट एक कन्वर्जन का एक स्कैम बता रहे हैं, ये यूपी इलेक्शन तक चलने वाला है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है यूपी गवर्नमेंट का मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया गया है। हमने भी लगातार इस केसेस पर लोगों से बात की। सबसे पहला सवाल जो यूपी एटीएस का आता है, वो इन चीज़ को खंगालने की कोशिश करती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इनसे ताल्लुक है या नहीं है। लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए आप लोग किस तरीके से तैयार हैं और किस तरीके से लीगली कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, अगर यूपी पुलिस, यूपी एटीएस हमारा नाम नहीं लेती तो हमें शायद बहुत एक शौक होता। हम पहले से पता था हमारा नाम लेंगे, क्योंकि हर चीज़ में हमारा नाम लिया जाता है। कहीं रोहिंग्या का एक इशू, पॉपुलर फ्रंट को ऐड कर दो, कहीं हाथरस में एक इंसिडेंट होता है, पॉपुलर फ्रंट का नाम ऐड कर लो। अब इसमें भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि मैं वही भी बताता हूँ, पॉपुलर फ्रंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की बात लाती है। और आरएसएस बीजेपी का एजेंडा डर का है, उनकी राजनीति डर के ऊपर है। और पॉपुलर फ्रंट यहाँ पर लोगों से कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हिम्मत के साथ जिएंगे। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बर्दाश्त करेंगे क्या? वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करना, पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ तकलीफ देना, ये यूपी गवर्नमेंट का और योगी का जो है एक प्राइम एजेंडा है, जिसके लिए योगी जो है एटीएस, एसटीएफ और वहाँ की इंटेलिजेंस सबको इस्तेमाल कर रहा है। तो पॉपुलर फ्रंट के ऊपर टारगेट कोई नया चीज़ नहीं है। और देखिए, हम भी इससे डरे नहीं हैं। हमारा काम जो है इंडिया के डेमोक्रेटिक और लीगल सेटअप को इस्तेमाल कर डेमोक्रेटिक और लीगली जिस तरीके से डिफेंड करना है हम करेंगे, और इससे कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
अभी अलग हमारे 2 मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया यूपी के अंदर। हमें कुछ उससे फ़र्क पड़ा क्या? हम तो पूरी हिम्मत के साथ उनके डिफेंड करेंगे और आगे लीगली जो जो हमारे सामने ऑप्शन है हम करेंगे। और ये केस, ऐसे केसेस में भी हमारा नाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम पर कोई फ़र्क, हमसे कोई, हमारे अंदर खौफ भी आने वाला नहीं है। हम हिम्मत के साथ आगे जाएंगे। क्योंकि सर ये भी देखा गया उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें डॉक्टर उमर गौतम की और मुफ्ती जहांगीर की बनाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि एक खामोशी है जो जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। अगर आज डॉक्टर उमर गौतम हैं तो कल किसी और का भी नाम हो सकता है। ऐसा क्या इस वक्त करने की ज़रूरत है जिससे लगातार लोगों को टारगेट जो किया जा रहा है वो बंद हो सके? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आज किसी का घर जल रहा है, कल मेरा घर भी जलेगा। अगर किसी दूसरे का घर जब जल रहा है, मैं अगर उसके घर की मदद नहीं करता हूँ तो मेरा घर भी सेफ नहीं है। ये एक बेसिक कॉमन सेंस है। एक एक करके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अफसोस हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक डिफेंस होना चाहिए उनका, उस तरीके से एक डिफेंस नहीं हो रहा है। एक एक करके टारगेट किया। जब पॉपुलर फ्रंट के साथ भी हमने देखा, पॉपुलर फ्रंट का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही थी, हम उस टाइम पर भी देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक सपोर्ट आया। फिर भी हम देखते हैं कि चंद एरिया से ऐसा ओपनली सपोर्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन हम एक बहुत बड़ी तंजीम है, हमारे साथ बहुत बड़ा एक रिसोर्सेज है, बहुत सारे कैडर्स हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हम डिफेंड करते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल्स हैं, एक दो लोग हैं, इनके पीछे कोई नहीं रहता। ऐसे टाइम पर कम्युनिटी को ज़रूरत है, खासकर इनकी सपोर्ट करें। सिर्फ कम्युनिटी नहीं, मैं तो लिबरल्स को भी कहता हूँ, जो बड़े लिबरल्स होते हैं, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो अलग अलग सेक्युलरिस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम बात करते हैं, हक की बात करते हैं। जब धर्म की बात आ जाती है, एक धर्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है, हम देखते हैं सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। भाई क्या गलत किया उन्होंने? फोर्सफुल कन्वर्शन नाम का चीज़ इंडिया में है ही नहीं, मैं सीधा कह देता हूँ, है ही नहीं। और मुसलमान तो फोर्सफुल कन्वर्जन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में उसके अगेंस्ट है। इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्जन का कोई रास्ता ही नहीं है, और फोर्सफुल कन्वर्जन कोई कर नहीं सकता। कोई पागल है क्या? क्या मुझे कोई फोर्स कर सकता है एक धर्म दूसरे धर्म में जाने के लिए? इम्पॉसिबल है। एक इंसान को, मर्द औरत को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो ये एक धर्म का जो बात आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंसेशनलाइज करने की बात आती है। लेकिन जब भी ये धर्म का इल्ज़ाम, धर्म के इशू में मुसलमानों का इल्ज़ाम लगाते हैं, अफसोस ये बात होते हैं कि जो अपने आप को सेक्युलरिस्ट कहते हैं, अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो लोग खामोश हो जाते हैं। और वो लोग, मुसलमानों से उनका उम्मीद होता है कि हाँ, कोई जनरल इशू आया हम आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन इसे धर्म की बात आई हम आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे। हम कहते हैं जब आप फैसिज्म से लड़ने की बात आती है, तब कंडीशंस नहीं होना है। फैसिज्म से जब लड़ना है, हर चीज़ में आपको सपोर्ट पड़ना होगा। क्योंकि मुसलमानों के पास भी आकर यही लोग कहते हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट हैं, माओइस्ट हैं, क्या हम उनकी बात मानते हैं? फिर भी हम नहीं मानते। हमें पता है ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये लोग माओइस्ट नहीं हैं। हम लोग फिर भी जब इनको जेल में डाला जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी उनके सपोर्ट में बात करती है, तो वो लोग क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट में बात नहीं करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ ही दिन का समय रह गया है उत्तर प्रदेश में चुनाव का, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो मुस्लिम वोटरों को लेकर के किया जा रहा है कि किसकी झोली में मुस्लिम वोट जाएगा वही यूपी का बेताज बादशाह बनेगा, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं। अखिलेश भी दावा कर रहे हैं, मायावती भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि मुसलमान उनके साथ है। तो क्या ये जो मुस्लिम को लेकर के राजनीति होती है और जब हकीकत में मुद्दे उठाने की बात होती है तो खामोशी हो जाती है? क्या करने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं? इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, आप देख लीजिए, मुसलमान यूपी में आज और पूरे इंडिया में हम देखेंगे, हमारा वोटिंग जो हो रहा है, मजबूरी से हम वोट कर रहे हैं। हम कोई भी एक स्ट्रैटेजी से वोट नहीं कर सकते। अब आप देखिए, अखिलेश को जो है उसको दलित वोट्स चाहिए, इसलिए दलित वोट्स लेने के लिए अखिलेश यादव दिन रात मेहनत करेगा। वो अलायंस करेगा, उनके साथ घूमेगा, दलित इश्यूज़ को उठाएगा। बीजेपी को दलित वोट चाहिए तो बीजेपी भी दिन रात मेहनत करेगी। उनको अलग अलग ओबीसी कास्ट के वोट चाहिए, इसके लिए वो लोग दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन मुस्लिम वोट लेने के लिए वो कुछ मेहनत नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें पता है ये मुसलमानों का वोट हमें ही मिलने वाला है, उन्हें पता है। इसलिए आप देखो, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है। गुजरात इलेक्शन से शुरू हुआ, राहुल गांधी ने यह ट्रेंड को शुरू किया, उसके बाद हम देख रहे हैं सारे अपोजिशन लीडर्स भी यही ट्रेंड कर रहे हैं। इलेक्शंस के वक्त मुसलमान इनविजिबल हो जाते हैं, यानी भाई आपके लिए ऑप्शन क्या है? आप बीजेपी को तो वोट नहीं दोगे, आप हमारे पास ही आओगे, समझे? ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। और एक सिचुएशन लाने की भी एक बहुत बड़ी रीजंस में मुस्लिम कम्युनिटी भी एक सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। इतना साल मुस्लिम कम्युनिटी ने एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जो नज़रअंदाज कर दिया और ये अलग अलग पार्टीज़ के पीछे चले
गए, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी नज़रअंदाज करने की वजह से आज सिचुएशन ऐसा है कि ये अलग अलग सेक्युलर पार्टीज़ हिंदू वोट्स के लिए, मेजॉरिटी वोट्स पाने के लिए मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और समझ रहे हैं मुसलमान तो विरासत में है। अखिलेश यादव भी यही सोच रहा है कि मुलायम सिंह यादव को मुसलमान वोट करते थे, मुझे करेंगे। मायावती भी यही सोच रही है, काशीराम को वोट कर रहे थे, मुझे करेंगे। कांग्रेस भी यही सोच रहा है कि नेहरू इंदिरा को कर रहे थे, अब राहुल गांधी को भी करेंगे। तो ये एक ट्रेजेडी है। लेकिन इस इलेक्शन में मुसलमानों के सामने भी दूसरा रास्ता नहीं है। मुसलमानों के सामने जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को बचाना है। हमेशा ये जिम्मेदारी मुसलमानों पर ही आती है। मैं वापस कहता हूँ, इंडिया में सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी इलेक्शन में सिर्फ मुसलमानों पर आती है और मुसलमानों ने किया है, इस जिम्मेदारी को निभाया है। यूपी में भी मुझे उम्मीद है कि यूपी के मुसलमान इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और ये जो एक फैसिस्ट हुकूमत वहाँ पर है उसको वहाँ हुकूमत से निकालने के लिए मुसलमान भी जो है अपना डेमोक्रेटिक जो हुकूक है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लगातार जो तस्वीरें हैं, फिर से मैं आऊँगा डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर की तस्वीर को लेकर के, पूरा मीडिया जो है, गोदी मीडिया मुसलमानों को इस बहाने से टारगेट कर रहा है कि मुसलमान ये करते हैं। हमने अक्सर सुना है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद हुआ करता था, साथ ही साथ कोरोना जिहाद भी आया, यूपीएससी जिहाद भी आया। बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक फिर से माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, जहां पर उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें आई कि रेडी पटरी वालों को मारा गया और रेडी जिहाद का इसे नाम दिया गया है। तो किस तरीके से देख रहे हैं जो रह करके छोटे छोटे मुद्दों को, मजलूमों को परेशान कर रहे हैं? देखिए, इसी को इस्लामोफोबिया कहते हैं। इस्लामोफोबिया का मतलब ये है कि एक कौम का डर दूसरों में डालना है, और डर मतलब नफरत। अब इस्लामोफोबिया कब होगा? जब आप बताएंगे कि जो मुस्लिम्स हैं ये इतने खतरनाक लोग हैं कि ये लोग इंडिया में जो है हिंदूज़ को और दूसरे कम्युनिटीज़ को ख़त्म करने की ये मुसलमान कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक नेगेटिव मैसेज मुसलमानों के बारे में आपको मीडिया के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू डालना पड़ेगा। ये काम आरएसएस और उसके सारे शाखाएं ये कर रही हैं। अब यही जो आप देखेंगे, लव जिहाद लेके आकर सारे मिडिल क्लास हिंदूज़ जो थे उनके दिलों के अंदर ये डर डाला गया कि तुम आपकी बच्चियों को लोग ज़बरदस्ती शादी करके सीरिया लेके जाएंगे, तो वहाँ एक डर आ गया। उसके बाद कोरोना जिहाद का लेके एक डर आ गया कि मुसलमान तुम्हारे मोहल्ले में आएंगे कुछ बेचने के लिए, तुम्हें कोरोना दे के चले जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं लैंड जिहाद आ गया। मुसलमान अगर आया और तुम्हारे वहाँ पर एक जगह खरीद लिया, पूरा जगह खरीद के उसको मुस्लिम एरिया, मिनी पाकिस्तान बना देंगे। और अभी आप देखते हैं जो रेडी जिहाद की बात कर रहे हैं, यही है। ये जो बिजनेसमैन है उनको डर है कि तुम्हारे बिजनेस एरिया में अगर मुसलमान आ गए तो तुम्हारा बिजनेस चला जाएगा और मुसलमान यहाँ पर रहेंगे। ये सारे अलग अलग जिहाद का जो ये लोग कैंपेन कर रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका आरएसएस बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत आ रही है। जब उनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत आएगी, उसका बेनिफिट किसको होगा? उसका बेनिफिट आरएसएस बीजेपी को होगा। यानी आरएसएस बीजेपी मुसलमानों का कत्ल करे, उन्हें मारे, उन्हें जेल में डाले, उनके हक छीन ले, उनके सिटीजनशिप निकाल दो, तो ये मेजॉरिटी कम्युनिटी साइलेंट रहेगा। अरे भाई, ये लोग कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं, वरना मुसलमानों से हमें तकलीफ है। ये बड़ा पॉलिसी है, इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। इसका क्लासिक केस आज इंडिया में चल रहा है। इसका क्लासिक केस इंडिया में चल रहा है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक कानून लाने की बात की गई और साथ ही साथ असम से भी ये आवाज़ उठी कि मुसलमान जो हैं ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री ने हिदायत भी दे दी रोहिंग्या मुसलमानों को कि आप जो है कम बच्चे पैदा करें। तो ये जो सियासत चल रही है मुसलमानों को लेकर के, किस तरीके से देख और समझ रहे हैं जो एक झूठा प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है? देखिए, आसाम का आपने बात लिया। आसाम के चीफ मिनिस्टर एक चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर जब बात करता है तब बात करने को उसके लिए सारे आसाम की पब्लिक एक जैसी होनी है। स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बता रहा है कि आपके अंदर बच्चे ज़्यादा हैं करके। क्या उसने सारे दूसरे कम्युनिटी देखे हैं? खुद उसके घर में कितने हैं, उसके वो अपने पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं? कहते हैं कि 5 बच्चे हैं। तो जब खुद के फैमिली में ऐसा है, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आपने जजमेंट कैसा पास कर दिया कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हैं? हर एक मुसलमान के घर में जाकर देख के आया है क्या? इसका मतलब क्या है? बैक ऑफ द माइंड मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। वो नफरत कितना भी धोखेबाजी से आप छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नफरत एक ऐसी चीज़ है उभर के बाहर आ जाती है। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा के दिल में जो नफरत थी वो नफरत निकल के आ गई है। ये और चलने वाला है। जैसे मैंने बताया, ये गवर्नमेंट जो है सेंटर की हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, याद रखिए एक चीज़, एक गवर्नमेंट जो नफरत के बुनियाद पर काम करती है वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, किसी का भला नहीं कर सकती। चलो भाई, मैं बोलता हूँ मुसलमानों के लिए आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, मुसलमानों को आप गेटवाइज कर दो। पिछले 6 साल में हिंदुओं के लिए क्या किया वो तो बता दो भाई। हिंदुओं के लिए पेट्रोल का रेट कम किया क्या? चलो मुसलमानों के लिए आप 100 नहीं 150 कर दो, हिंदुओं के लिए 50 कर दिया क्या?
चलो इकोनॉमी मुसलमानों के लिए बर्बाद कर दो, हिंदुओं के लिए इकोनॉमी अच्छा कर दिया क्या? इनसे होने वाला नहीं है। नफरत की सियासत वाले किसी का अच्छा नहीं कर सकते, और जब आप अच्छा नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? आपकी कमियों को छुपाना है, लाशों को छुपाना है, प्रॉब्लम्स को छुपाना है। प्रॉब्लम्स को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक दुश्मन को पैदा करो। हिटलर ने जर्मनी में ज्यूस को एक पैदा किया था कि ये हमारे दुश्मन है। यहाँ पर आरएसएस मुसलमानों को दुश्मन कर रहे हैं। याद रखिए, मुसलमान ही दुश्मन नहीं रहेंगे। जिस दिन मुसलमान दुश्मन नहीं रहेंगे, दलित इनके दुश्मन बन जाएंगे। जब दलित दुश्मन नहीं रहेंगे, ओबीसी दुश्मन बन जाएंगे। जब ओबीसी नहीं रहेंगे, अपर कास्ट के लोगों को ये लोग अपना दुश्मन बनाएंगे। फैसिज्म ऐसे ही काम करता है। सर, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जो मुसलमानों को डराने की सियासत की जा रही है, आपका एक वीडियो जो है बहुत वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसी अंदाज में यूपी के मुसलमानों को कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? यूपी के नहीं, पूरे इंडिया के मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि देखिए, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, डरने की कम्युनिटी नहीं है। डर का और हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारी सिफत हम जिन बुज़ुर्गों से सीखे हैं, चाहे कुनी मोहम्मद हाजी से सीखे हों या टिप्पू सुल्तान से सीखे हैं, हमारा डीएनए ही यही है कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। जिस दिन हम लोग डर गए, हमारे से ज़्यादा ट्रेजेडी कुछ का नहीं है। ये लोग क्या चाहिए कोशिश करने दो, डराने की कोशिश करने दो, आपको तकलीफ देने की कोशिश करने दो, कुछ भी करने दो। हमारे तरफ से सिर्फ इतना जवाब आना है कि आज सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं। आजमाओ, क्या आजमाना है? पुलिस को आजमाना है, एटीएस को आजमाना है, ईडी को आजमाना है, एनआईए को आजमाना है, आजमाओ, आ जाओ, देखेंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन ये मैसेज आप देंगे, जिस दिन यूपी और पूरे इंडिया के मुसलमान गली गली में रास्ते पर रुककर जब इनको लिंचिंग करने के लिए आएंगे, लिंचिंग के वक्त भागेंगे नहीं, वहाँ पर रुकेंगे। जब लिंचिंग करने आएंगे, भागेंगे नहीं, वहाँ पर रुक कर बोलेंगे करके दिखाओ लिंचिंग, आप लिंचिंग करके दिखाओ। वो लोग भाग जाएंगे। तो हम यही जवाब दे रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रुको। क्योंकि आरएसएस के बारे में मैं पॉपुलर फ्रंट के एक्सपीरियंस से कहता हूँ। पॉपुलर फ्रंट का एक 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस में अगर हमने एक चीज़ सीखा है तो वो है, आरएसएस बीजेपी से ज़्यादा बुज़दिल इंडिया में कोई नहीं है। ये मेरी बात को आप एक्सपीरियंस से मान लीजिए। बड़े बड़े बातें करते हैं, इनके पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इनके पीछे पुलिस है, सब कुछ है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। हिम्मत के साथ अगर आप रुकेंगे, डरेंगे नहीं, ये लोग भाग जाएंगे। ये मैसेज मैं लोगों को देना चाहता हूँ। अनीस अहमद जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने यूपी के मुसलमानों को ही नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को एक मैसेज देने की कोशिश की है। और वो मैसेज जो लगातार कभी मीडिया के ज़रिए, कभी पुलिस के ज़रिए फैलाया जाता है, एक डर। और जिस दिन उस डर से लड़ना सीख जाएंगे तो यकीनन ये तानाशाही हुकूमत की हार हो जाएगी।